हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे और मजे कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 11th का एक नया चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है 11th-12th मैथ्स का। ठीक है, 12th में इसीलिए बच्चों क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में ट्रिग्नोमेट्री का काफी जगह यूज होता है और बहुत सारे चैप्टर में इस साल भी बहुत जगह पे ट्रिग्नोमेट्री का हल्का दुल्का यूज होता रहता है। मतलब कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है इससे रिलेटेड। ट्रिग्नोमेट्री का यूज होने से रिलेटेड मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट्स का यूज होना और साथ साथ इसके फॉर्मूलाज का यूज होना। ठीक है, तो बच्चों आइए शुरू करते हैं आज लेक्चर नंबर 1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल से बात करेंगे और उद्देश्य रहेगा बच्चों ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से सिखाना। ठीक है, जितनी ज्यादा करके हम सिखाने की कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए, जो अच्छी होंगी बताने की कोशिश करेंगे, शॉर्टकट्स यूज करेंगे, फॉर्मूले की टेक्निक्स बताएंगे, जितना हमसे होगा बच्चों उतना करेंगे। चैप्टर शुरुआत बच्चों करते हैं थोड़ा 10th के रिवीजन से। ठीक है, थोड़ी सी कुछ बातें बच्चों 10th की रिवाइज करेंगे और वहां से शुरुआत करेंगे। ठीक है, कुछ बातें 10th की भी बताएंगे। मैंने कहा फिलहाल अभी के लिए मेरे चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मेरे चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, अभी आप लोग जस्ट रिसेंटली क्लास 10 से 11th में आए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बच्चों अच्छी जानकारी है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ी बहुत कि क्या क्या चीजें होती हैं करके। ठीक है ना, थोड़ी बहुत आप लोगों को जानकारी है बच्चों, थोड़ी हम देंगे। ठीक है, एक बार हल्का दुल्का रिवीजन भी कराएंगे कि क्या क्या था पिछले साल। ठीक है ना बच्चों, आइए बच्चों ध्यान देंगे थोड़ा सा। मैंने कहा पिछले साल हमने ये पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा के कुछ टी रेशियोज के बारे में कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। मैंने कहा हमने वहां ये पढ़ा था बच्चों कि जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, पी बाय एच। वहां हमने ये पढ़ा था बच्चों जो कॉस थीटा होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बच्चों वहां हमने ये भी पढ़ा था कि जो टेन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये 3 बेसिक हमने वहां रेशियोज के फॉर्मूले वहां पढ़े थे। अच्छा, जैसा कि आपको याद होगा, इसको याद करने के लिए हमने वहां पे एक फ्रेज का इस्तेमाल किया था जिसका नाम था पंडित बद्री प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, हरि हरि बोले। ठीक है, पंडित है, हरि हरि बोल रहा है, सही कह रहा है। मैंने कहा P B P, फिर नीचे H H B। मैंने कहा मेरे पहले 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज हैं, P बाय H साइन थीटा, B बाय H कॉस थीटा, P बाय B टेन थीटा। मैंने कहा इसकी मदद से मैं इसको याद कर लूंगा। अच्छा, मैंने कहा मैंने तो ये सिर्फ 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखे हैं, होते तो 6 हैं, है ना। मैंने तो सिर्फ 3 लिखे हैं। मैंने कहा साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टेन, टेन के बाद बारी आती है बच्चों कोसेक थीटा की, फिर बारी आती है बच्चों सेक थीटा की। ठीक है, और लास्ट में बारी आती है बच्चों कॉट थीटा की, कॉट थीटा की। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं और मैं भी आप लोग को बताना चाह रहा हूं कि जो साइन होता है ना, साइन, ये जो साइन होता है ये कोसेक का रेसिप्रोकल होता है। साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। जो भी साइन होगा उसका उल्टा कोसेक होगा, मतलब साइन का उल्टा कोसेक होने का मतलब है h बाई पी होगा, h बाई पी होगा। अच्छा, मैंने कहा कॉस जो होता है, मैंने कहा जो कॉस होता है वो सेक का रेसिप्रोकल होता है। कॉस इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक बच्चों। अगर कॉस h बी बाय एच होता है तो सेक h बाय बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बात करते हैं टेन की। मैंने कहा टेन थीटा जो होता है वो कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है।
मैंने कहा जो tan थीटा होता है वो cot थीटा का रेसिप्रोकल होता है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। cot tan का tan cot का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर ये p बाय b है तो ये b बाय p होगा। मैंने कहा ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इसको याद करने के लिए ये मेथड है कि तुम्हें ये 3 याद हो जाए तो उससे ये भी याद हो जाए। ठीक है, ये तो कुछ बातें थी बच्चों, कुछ बातें और हैं बच्चों, कुछ बातें और हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं, आपसे शेयर जरूर करूंगा। मैं इसके बगल में उस बात को नोट करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। ऐसा कहा जाता है बच्चों, ऐसा कहा जाता है, एक सेकंड देंगे आप मुझे, मैं थोड़ा सा इसको डिवाइड करूंगा ताकि मिक्सअप ना हो चीजें। ठीक है, ध्यान देंगे बच्चों सब लोग। मैंने कहा मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, मैंने कहा जो साइन थीटा होता है वो कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, तो मैं साइन को 1 अपॉन कॉसेक थीटा भी लिख सकता हूं। रेसिप्रोकल होने का ये मतलब होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैंने कहा कॉस सेक का रेसिप्रोकल होता है, तो मैं कॉस थीटा को सेक का रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन सेक थीटा भी लिख सकता हूं। ठीक है, 1 अपॉन सेक थीटा भी लिख सकता हूं। उसके बाद बारी आती है टेन थीटा की। मैंने कहा टेन थीटा रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा का, तो टेन थीटा को मैं लिख सकता हूं बच्चों 1 अपॉन कॉट थीटा। उसके बाद बारी आती है बच्चों कोसेक थीटा की। जैसे कि साइन कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, तो कोसेक भी साइन का रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन साइन थीटा। उसके बाद बारी आती है सेक थीटा की। जैसे कि कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो सेक का रेसिप्रोकल कॉस होगा, तो सेक थीटा, तो मैंने कहा सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। अब लास्ट में बारी आती है बच्चों कॉट थीटा की। किसकी? कॉट थीटा की। मैंने कहा कॉट और टेन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो कॉट थीटा को 1 अपॉन टेन थीटा मेरे को लिखना पड़ता है। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा बात और यहां पे मैं तुम लोग को ज्ञान की दूंगा। मैंने कहा टेन थीटा सिर्फ कॉट का उल्टा ही नहीं, मैंने कहा टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है। क्योंकि टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो कॉट इसका उल्टा कॉस अपॉन साइन भी हो सकता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी हो सकता है। आई होप बात अंडरस्टूड होगी। ठीक है, ये थोड़ी सी क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो करके वहां टॉपिक हुआ करता था, उसके बारे में मैंने आप लोग को बताया है। इसको प्लीज बच्चों आप पॉज करके नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, याद तो हमने ये भी करने ही है, ये हमारे इंपॉर्टेंट बातें हैं क्लास 11th में भी, क्योंकि बेसिक हर चीज का यही है ना, क्योंकि बेसिक हर चीज का यही होता है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो बच्चों, ठीक है, अब मेरी बात सुनो बच्चों। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी होती है, हमारे चैप्टर का नाम तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी होती हैं जो क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है, मैंने कहा कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी होती हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी होती हैं बच्चों जो लास्ट ईयर हमने पढ़ी थी। ठीक है, मैं जल्दी से आइडेंटिटीज को भी यहां पे नोट कर दूंगा। ठीक है, क्या पढ़ा था बच्चों हमने एक आइडेंटिटी तो पढ़ी थी बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और इसी से मैंने कुछ और आइडेंटिटीज बनाई थी। मैंने कहा था कॉस को वहां भेज दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। उसके बाद मैंने कहा साइन को वहां भेज दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो ये मेरी बेसिक क्लास 10th की एक बहुत ज्यादा यूज होने वाली अच्छी आइडेंटिटी थी जो मैंने आप लोग के सामने लिखी है। मैंने कहा दूसरी आइडेंटिटी जो हमने क्लास 10th में हम कर रहे थे उसका नाम था बच्चों 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। मैंने कहा 10 को वहां भेज दूंगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। मैंने कहा लिख देता हूं, मैंने कहा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। उसके बाद मैंने कहा 1 को वहां भेज दो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। मैंने कहा यह आइडेंटिटी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने कहा इसके बाद तीसरी एक आइडेंटिटी और पॉसिबल होती थी 10th में, जिसका नाम होता था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, कॉट को वहां भेज दूंगा तो मैंने कहा यह हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। उसके बाद मैंने कहा 1 को वहां भेज दो, मैंने कहा वो हो जाएगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। मैंने कहा ये मेरे पास तीन कुल मिला के आइडेंटिटीज क्लास 10th में हुआ करती थी। ये बात मैंने तुम्हें क्लास 10th में भी सिखाई थी। ठीक है, मैंने कहा क्लास 10th में एक लास्ट चीज हमने और पढ़ी थी, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। 0, 30, 45, 90, सॉरी 60 और 90, इनकी वैल्यूज निकालनी वहां सीखी थी। इस साल हम फर्दर बहुत आगे तक जाने वाले हैं, बहुत कुछ सीखेंगे। एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री, मतलब बहुत चीजें होती हैं क्लास 11th के अंदर। ठीक है बच्चों, ठीक है ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक हो गया। अब मेरी बात बहुत ध्यान से आप लोग सुनेंगे। मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की हम लोग अब बात करने जा रहे हैं। टेबल बना देता हूं जो पिछले साल हमने सीखी थी। ठीक है, मैंने एक छोटी सी टेबल है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जिसमें अलग अलग डिग्रीज पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज को निकालना सीखा था। ठीक है, वैल्यूज को निकालना जिसके अंदर सीखा था। ठीक है, एक टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, अगर हमसे होता है तो। एक मिनट बच्चों, लीजिए एक टेबल बनाने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, यहां मैं रेशियोज लिखूंगा इस रो में, टी रेशियोज, इसमें एंगल्स लिखूंगा 1 2 3 4 5 6, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, यहां पे हम लोग एंगल्स और टी रेशियोज की हेडिंग डालेंगे। ठीक है, 6 रेशियोज होते हैं तो मुझे 6 इस टाइप की लाइंस नीचे चाहिए। एक दो, तीन, चार, 1 2 3 4 5 6। ठीक हो गया, इसी को एडजस्ट करना है मुझे। और 0 से 90 तक की वैल्यू तो हम लोग को रटी होनी ही चाहिए बच्चों। हाँ, एनी हाउ, किसी भी तरीके से, मतलब 0 से 90 डिग्री तक की वैल्यू हम लोग को याद होनी चाहिए। अब वो आप कैसे याद करो वो आप लोगों ने देखना है। ठीक है,
ठीक हो गया। देखो फिलहाल ये मैंने टेबल का स्ट्रक्चर तो रेडी कर दिया। मैंने कहा सबसे पहले यहां पे आएंगी बातें टी रेशियो की। कौन कौन से टी रेशियो हमने पढ़ने हैं? मैंने कहा एक हमने पढ़ना है साइन थीटा, मैंने कहा एक हमने पढ़ना है कॉस थीटा, एक हमने पढ़ना है टेन थीटा, एक हमने पढ़ना है कोसेक थीटा, एक हमने पढ़ना है सेक थीटा और एक लास्ट हमने पढ़ना है कॉट थीटा। अच्छा, इनकी वैल्यू मुझे कहां कहां पढ़नी है, किस किस डिग्री पे पढ़नी है? मैंने कहा मुझे 0 डिग्री पे चाहिए, मैंने कहा मुझे 30 डिग्री पे चाहिए, मैंने कहा मुझे 45 डिग्री पे चाहिए, मैंने कहा मुझे 60 डिग्री पे चाहिए और मैंने कहा मुझे 90 डिग्री पे चाहिए। मैंने कहा कुछ डिग्रीज हैं जहां जहां पे मेरे को इन टी रेशियोज की वैल्यू की जरूरत। मैंने कहा बात करते हैं कैसे याद करोगे। देखो मैंने कहा बस साइन थीटा याद कर लो, बाकी सब खुद बन जाएगा, या एक ऑप्शन और दे रहा हूं, साइन थीटा बनाने की टेक्निक भी सिखा दे रहा हूं। देखो साइन थीटा वाली रो बनाने की टेक्निक क्या है, बहुत ही ध्यान से बच्चों आप लोग मेरी बात सुनोगे, ठीक है, बहुत ध्यान से मेरी बात आप सुनोगे, मैं आप लोग को थोड़ी बातें बताऊंगा। मैंने कहा पहली रो बनाने की टेक्निक ये है कि सबसे पहले 0 1 2 3 4 लिखो, 0 1 2 3 और 4 लिखो। क्या करो, 0 1 2 3 4 लिखो, ठीक है, सबको 4 से डिवाइड कर दो, सबको 4 से डिवाइड कर दो और सबका अंडर रूट ले लो, सबका अंडर रूट ले लो, तुम्हारी पहली रो साइन की तुम्हें मिल जाएगी। टेबल बनाने की इससे आसान टेक्निक कुछ नहीं होती जो मैं बताने जा रहा हूं आप लोग को। मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने की आसान टेक्निक इससे ज्यादा कुछ नहीं होती। पहला स्टेप है 0 1 2 3 4 लिखो, सबको 4 से डिवाइड करो, सबका रूट ले लो। 0 अपॉन एनी नंबर 0 होता है, 0 का रूट 0 होता है, तो साइन 0 डिग्री 0 होता है। मैंने कहा अंडर रूट 1/4 है, मैंने कहा अंडर रूट 1 तो 1 ही होता है, अंडर रूट 4 2 होता है, तो 1/2 आ गया। मैंने कहा 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री। मैंने कहा 2/4 है, 2 1 2 2 2 4 काट दिया, बचा 1/2, उसका अंडर रूट 1 का अंडर रूट 1 ही होता है और रूट 2, तो 1/√2। उसके बाद रूट 3/4 है, रूट 3 ऊपर ऐसे ही रहने दिया, रूट 4 को लिख दिया 2, तो रूट 3/2, रूट 3/2। अच्छा ये रूट के अंदर 4/4 है, 4 से 4 कटा 1 आ गया, अंडर रूट 1 1 होता है, साइन 91 होता है। देखो पहली रो बनाना कितना आसान था। मैंने क्या कहा, कुछ मत करो, 0 1 2 3 4 लिखो, सबको बाय 4 करो, सबका रूट ले लो, पहली रो आपके सामने खड़ी हो जाएगी आके। मैंने कहा उसके बाद दूसरी रो बनाने के लिए इसी रो को रिवर्स ऑर्डर में यहां लिख दो। सबसे वाले को सबसे पहले, उसके बाद वाले को सेकंड लास्ट वाले को दूसरे नंबर पे। मैंने कहा सेकंड लास्ट वाले को दूसरे नंबर पे, उसके बाद अगले वाले को, उसके बाद उसके अगले वाले को, पहले वाले को, सबसे आखिरी में। ठीक, मैंने कहा मुझे ये साइन और कॉस का मिल गया। अच्छा मैंने अभी पिछली ही स्लाइड में ये बताया था कि जो टेन थीटा होता है वो साइन और कॉस को डिवाइड करके आता है। टेन थीटा कैसे आता है, साइन डिवाइडेड बाय कॉस। मैंने कहा करके देखते हैं। टेन 0 डिग्री की वैल्यू साइन 0 अपॉन कॉस 0, 0 अपॉन 1, 0 अपॉन एनी नंबर 0। अब दिस अपॉन दिस करूंगा, यहां लिखूंगा वैल्यू 1/2 को डिवाइड करूंगा रूट 3/2 से। क्या, दोबारा सुनो, 1/2 को डिवाइड करूंगा रूट 3/2 से, रूट 3/2 ऊपर आएगा, 1/2, 2/√3, 2 से 2 कटेगा, 1/√3। मैंने कहा यहां आ जाएगा 1/√3। मैंने कहा इन दोनों को डिवाइड करूंगा, दोनों आपस में कट जाएंगे, 1 टाइम्स 1 आ जाएगा। मैंने कहा रूट 3/2 अपॉन 1/2, 1/2 का ऊपर जाके 2/1, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा √3। 1/0, एनी नंबर अपॉन 0 इज ऑलवेज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। डिफाइंड नहीं होता जी ये, मैंने कहा ये डिफाइंड नहीं होता है। क्लियर, तो मेरा 10 भी आ गया बच्चों। इसके बाद बच्चों सुनोगे, मैंने कहा एक बात याद रखना, जीरो का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होता है। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होता है, इंफिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड होता है, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है, यह बात हमेशा याद रखना बच्चों। मैंने कहा कॉसेक और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। पिछली बार मैंने तुम्हें बता दिया था, साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, साइन और कॉसेक एक दूसरे के बच्चों रेसिप्रोकल होते हैं। यह बात क्लियर है सारे स्टूडेंट्स को कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं।
तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही रहेगा, 1/1 का उल्टा 1/1 ही रहेगा। अच्छा, सेक किसका उल्टा होता है? मैंने कहा कॉज और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मैंने कहा कॉज और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मैंने कहा अगर ये 1 है तो कॉस का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल पिंक वाली लाइन देखना 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 मतलब 2, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। ठीक है, बात क्लियर है? आगे चलते हैं बच्चों। मैंने कहा कॉट tan का उल्टा होता है। मैंने कहा कॉट किसका उल्टा होता है? मैंने कहा tan का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, 0 मैंने कहा नॉट डिफाइंड, 1/√3 का रेसिप्रोकल मैंने कहा √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। ये रही बच्चों हमारे सामने पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जो क्लास 10th में तुमने बहुत संघर्ष से पढ़ी थी। तरीका बहुत आसान है, अपनाना इसको वहां बनाने के लिए टेबल, और याद करने की कोशिश करना बच्चों। प्लीज टिल देन प्लीज नोट इट डाउन बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Please pause the video to note it down. ये अभी हम क्लास 10th बेसिक लेवल की ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस कर रहे थे अभी तक। अब हम आ रहे हैं 11th की तरफ थोड़ा सा। हमारा चैप्टर का नाम बच्चों था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये टॉपिक मैंने जो तुम्हें पढ़ाया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था। इसके बाद जो मैंने तुम्हें टॉपिक पढ़ाया वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी। उसके बाद मैंने जो तुम्हें पढ़ाया वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल थी क्लास 10th की। अब हम जा रहे हैं जो चैप्टर का नाम 11th में है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसकी तरफ को। अब हम जा रहे हैं उसकी तरफ को। बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत मजेदार बातें बताने वाला। ठीक है, टॉपिक का नाम चैप्टर का नाम ही है, नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, जैसा नाम वैसा काम, फंक्शन चैप्टर पढ़ा था ना, रिलेशन फंक्शन, वही चीजें हैं बच्चों। लेकिन आज तक हमारे लिए ट्रिग्नोमेट्री कभी क्लास 10th में फंक्शन नहीं रही। हमारे लिए ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में एक राइट ट्रायंगल थी जिसमें हम परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज करते थे बस। अरे नहीं, ट्रिग्नोमेट्री एक फंक्शन होती है। कैसे होती है बच्चों चेक करते हैं, और डेरिवेशन के साथ चेक करते हैं बच्चों। मजा आने वाला है काफी, उतना भी नहीं लेकिन आएगा। समझ रहे हो? सब बेसिक है बच्चों। बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करने में लगे रहते हैं, उनको ये सब आता नहीं है और कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री टफ होती है। ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रिग्नोमेट्री इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक इन मैथमेटिक्स। तुम्हारे को टफ लगने के पीछे कारण है कि तुम ठीक से पढ़ते नहीं हो। देखो मान लीजिए ये मेरा एक कार्टेशियन प्लेन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। मैं इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ करने जा रहा हूं। मैं इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ करने जा रहा हूं जिसका रेडियस यूनिट रेडियस है। कैसा सर्कल है ये सर्कल यूनिट रेडियस का सर्कल है। इसका रेडियस कैसा है? यूनिट मतलब 1 बच्चों। यूनिट मतलब क्या होता है? यूनिट मतलब 1 होता है। ये सर्कल मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, ये सर्कल मैंने बच्चों ऐसे ड्रॉ किया है जैसे कि मेरा सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे पड़े। मेरे सर्कल का सेंटर कहां पड़े बच्चों? ओरिजिन पे पड़े। आप चेक कर सकते हो। ठीक है, आप लोग देख सकते हो सर्कल का सेंटर जो है वो कहां पे है? ओरिजिन पे है, 0,0। ठीक है, मैंने कहा ये एक सर्कल है ऑफ यूनिट रेडियस। रेडियस यूनिट मतलब होता है, रेडियस यूनिट होने का मतलब होता है ये जो दूरी है 1 है, 1। अब वो कितना ही यूनिट हो सकती है लेकिन 1 है। मैंने कहा अच्छा अगर वो 1 है तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा इस पॉइंट का, जिसको मैं ए पॉइंट कह रहा हूं, इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 1 होगा। दूरी 1 है ना, यूनिट रेडियस, और वाई कोऑर्डिनेट तो एक्स एक्सिस में 0 होता है। तो मेरे को ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए 1,0। मैंने कहा फिर मुझे एक कोऑर्डिनेट मिलेगा यहां पे बी, और मुझे पता है ये भी तो सर्कल का रेडियस ही है,
ये भी तो रेडियस ही है और ये भी तो यूनिटी है, तो इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा क्योंकि y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसका y कोऑर्डिनेट होगा 1। मैंने कहा ये मेरा पॉइंट हो जाएगा C, ये मेरा पॉइंट हो जाएगा C, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे, मैंने कहा इसका x कोऑर्डिनेट तो -1 होगा, दूरी -1 हो गई, रेडियस तो 1 है लेकिन कोऑर्डिनेट -1 है, कॉमा x एक्सिस में y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो ये पॉइंट मिल गया -1, 0। मैंने कहा ऐसे ही मुझे ये D पॉइंट के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। मैंने कहा इसका x कोऑर्डिनेट y एक्सिस में तो 0 होगा और y कोऑर्डिनेट नीचे y एक्सिस में नीचे -1 होता है, -1 इसीलिए क्योंकि रेडियस तो ये भी है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या बोला था, मैंने कहा ये जो सेंटर है ये O है और इसको लिख देते हैं 0,0। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट निष्कर्ष निकालने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट निष्कर्ष निकालने जा रहे हैं यहां पे। मैंने कहा ध्यान से देखोगे, मैंने कहा मान लो मेरे पास एक लाइन है, देखना बच्चों बहुत ध्यान से, ये आप लोग के सामने मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है यहां पे, ठीक है। मैं इसका रंग भी बना देता हूं बच्चों, सफेद कर दूं क्या, हरा कर देता हूं, नहीं हरा भी नहीं करता, ब्लू तो दिखेगा नहीं, ऑरेंज कर दिया मैंने फिलहाल। मैंने कहा ये जो मैंने लाइन अभी लगाई है ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही रखी है, इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री है। बच्चों अगर मैं इस लाइन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी ये क्लॉकवाइज होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराऊंगा तो इसको कहते हैं एंगल पॉजिटिव हो जाना, पॉजिटिव एंगल होता है ये, पॉजिटिव एंगल। देखो एंगल दिख रहा है, नीचे को ले जाऊंगा तो नेगेटिव एंगल होगा, नेगेटिव। नीचे को अगर मैं क्लॉकवाइज मूव कराऊंगा कहूंगा नेगेटिव एंगल घूम रहा है, अगर यहां से एंटी क्लॉकवाइज मूव कराऊंगा एंगल बढ़ेगा पॉजिटिव में, ठीक है। ये अभी मैं 0 डिग्री पे हूं स्टूडेंट्स, ठीक है, अभी मैं 0 डिग्री पे हूं, बढ़ बढ़ के मैं किसी एक वैल्यू पे आ गया, मुझे नहीं पता वो वैल्यू क्या मैं लेने वाला हूं, मैंने कुछ भी ले लेनी है, ऑल्दो मेरे को दिख रहा है 45 डिग्री पे हूं, लेकिन मैं 45 नहीं बोल रहा हूं इसको। मान लो मैं एक थीटा एंगल तक पहुंच चुका हूं, थीटा एंगल तक, मान लो मैं थीटा एंगल तक पहुंच चुका हूं, और साथ में ये भी मान लो कि ये जो मेरा पॉइंट है ये P है, इसके कोऑर्डिनेट मुझे नहीं पता तो मैंने इसके कोऑर्डिनेट ले लिए x, y। लड़ाई इसी के कोऑर्डिनेट निकालने की होती है। मैंने कहा इस P पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इस P पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया x एक्सिस में, और मेरे पास एक राइट ट्रायंगल आ गया PMO। मेरा उद्देश्य है बच्चों ये x और y की वैल्यू निकालना ट्रिग्नोमेट्री की मदद से। क्यों निकालूंगा, क्या निकालूंगा, कैसे होगा, यह सब टेंशन लेने का विषय नहीं है, बहुत बारीकी वाली आसान चीजें हैं, कोई टेंशन वाली बातें नहीं है बच्चों। मैंने कहा निकाल के दिखाता हूं। मैंने कहा इन राइट ट्रायंगल, मैंने कहा इन राइट ट्रायंगल PMO, मैंने कहा इन राइट ट्रायंगल PMO, मैंने कहा PMO जो मेरा राइट ट्रायंगल है इसमें, मैंने कहा इसमें मैं एक बार cos थीटा लगाने वाला हूं, एक बार sin थीटा, या sin थीटा cos थीटा, एक ही बात है। मैंने कहा cos थीटा क्या होता है, मैंने कहा cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। चेक कर लो cos थीटा होता है, चेक कर लो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैंने कहा मैंने इसमें cos थीटा लगाया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है OM, बेस है OM अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया OP। अच्छा ठीक हो गया, मैं इसी में 2 मिनट का समय दोगे आप मुझे, ठीक है स्टूडेंट्स, ज्यादा समय नहीं लूंगा, 2 मिनट का समय लूंगा। मैंने कहा मैं इसी में साइन थीटा भी लगाने वाला हूं। मैंने कहा साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। चेक कर लो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, चेक कर लो बच्चों, ठीक है। उसके बाद साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, मतलब PM अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया बच्चों OP। मैंने कहा OP की वैल्यू तो 1 है, क्यों, OP रेडियस नहीं है क्या, इस सर्कल का रेडियस OP है, और मैंने कहा OP इसका अगर रेडियस है तो वो तो 1 के बराबर है, क्या दिक्कत है तुम लोगों को, OP तो 1 के बराबर है, मुझे दिक्कत नहीं है। मैंने वैल्यू डाल दी, मैंने कहा cos थीटा बराबर OM अपॉन OP की जगह 1, इससे मुझे OM की वैल्यू मिल गई cos थीटा। शांत रहना है बस, अब OM की वैल्यू को डब्बे में डालना है और शांत रहना है। उसके बाद sin थीटा मुझे मिला PM
अपॉन ओपी। मैंने कहा पीएम का मुझे नहीं पता, मैंने कहा पीएम का मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ओपी मुझे रेडियस पता है और वो 1 है। इससे मेरा पीएम का वैल्यू भी आ गया, इससे मेरा पीएम का वैल्यू भी आ गया। कितना आ गया बच्चों? साइन थीटा आ गया। पीएम का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? साइन थीटा आ गया। अब चेक करना बच्चों एक चीज, क्या मैं सही कह रहा हूं? मैंने कहा ये अगर पॉइंट x, y है, इसका मतलब है इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट मतलब ये हिस्सा OM, ये OM, पक्का इसका ये वाला हिस्सा x रहा होगा, तभी तो इस पॉइंट को x लिया, कॉमा y, पक्का इसकी हाइट y रही होगी, तभी तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y हुए। पक्का इसकी हाइट y रही होगी, तभी तो इसको मैंने y लिया, तभी तो वो x, y आया। मैंने कहा मेरे को OM की वैल्यू x थी, तो OM की वैल्यू x थी, तो x इक्वल टू है OM और वो है cos थीटा। मैंने कहा पीएम हाइट है और पीएम मेरा y है साइन थीटा। तो इससे मुझे दो निष्कर्ष मिले कि x की वैल्यू cos थीटा है एंड y की वैल्यू साइन थीटा है। इतना मुझे पता चला इससे बच्चों, इतना मुझे पता चला। मैंने कहा इसका मतलब है ये x, y नहीं, p के कोऑर्डिनेट है cos थीटा, साइन थीटा, जो मैंने वैल्यू निकाल ली थी ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स में। ठीक है, ठीक हो गया। इतना सबको समझ में आ गया होगा, मेरी बात इतनी सबको समझ में आ गई होगी। ये बहुत मेन बात है बच्चों क्लास 11th के मैथ्स की, ये सबसे मेन बातों में से एक है बच्चों। अब हमारी बात सुनोगे सारे स्टूडेंट्स। मैंने कहा मैं शुरुआत करता हूं साइन थीटा से, ठीक है, मैंने कहा मैं शुरुआत करता हूं साइन थीटा से, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बातें वहां बताना चाहूंगा रफ में। बहुत ही ध्यान से आप लोग मेरी बात सुनोगे। मैंने कहा सबसे पहले तो पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। एक टॉपिक होता है ना बच्चों मेजरमेंट ऑफ एंगल करके, मेजरमेंट ऑफ एंगल करके एक टॉपिक होता है, डिग्री ऑफ मेजरमेंट उसके अंदर आता है कि कौन कौन सी यूनिट में एंगल नापा जाता है। तो उसके अंदर हमारे पास कुछ यूनिट्स हैं, तो वो टॉपिक मैंने अभी पढ़ाया नहीं। मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो चैप्टर का नाम है, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही पढ़ा दिया, लेकिन मैं तुम्हें उसके बारे में रफ आइडिया जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, रेडियन मेजर, उसके बारे में बता रहा हूं। मैंने कहा हम डिग्री तो पढ़ते आए हैं, ये पाई रेडियंस में एक यूनिट है, रेडियन कहते हैं उसको। बस तुम्हें इतना जानना है पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। ये पाई हमारा वो वाला पाई नहीं है मैथ्स का जो 22/7 होता है, ये पाई रेडियंस है, ये एंगल की वैल्यू है, वो 180 के बराबर होती है। कभी भी मुझे पाई दिखेगा 180 होता है वो, मुझे 2 पाई दिखेगा उसका मतलब 360 डिग्री होता है। ठीक है, मेरे को पाई का आधा दिखेगा मतलब 180 का आधा बच्चों वो 90 डिग्री होता है। मेरे को पाई बाय 3 दिखेगा बच्चों तो 180 को 3 से डिवाइड करूंगा 60 डिग्री होता है। मुझे पाई बाय 4 दिखेगा बच्चों 180 को 40 से 4 से डिवाइड करूंगा तो मैंने कहा 45 डिग्री होता है। मैंने कहा पाई बाय 6 पॉसिबल होता है, उसका मतलब 30 डिग्री होता है। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज हैं जो तुम लोग को पता होनी चाहिए, ये एक्स्ट्रा बातों में आती हैं बच्चों। ठीक है, मतलब ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं किसी स्टूडेंट को, हमारे किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? बच्चे कोई दिक्कत किसी को तो बता सकते हो। ठीक है, तो मैंने कहा ये बात मुझे तुम्हें बतानी थी, मैंने साइड में चुपचाप से कोने में जाके लिख दी। ठीक है, ठीक है, ये बात भी बता देता हूं, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस। कितना रेडियस? यूनिट रेडियस, सच दैट इट्स सेंटर is at the origin। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, कुछ ऑब्जर्वेशंस मैंने करनी है और उस ऑब्जर्वेशन से मैंने कुछ निष्कर्ष निकालना है। फिर से सुनना बच्चों, कुछ ऑब्जर्वेशंस मैंने करनी है और उन ऑब्जर्वेशन से मैंने कुछ निष्कर्ष निकालना है। बहुत ही ध्यान से बच्चों सब लोग मिलके देखेंगे इसको। मैं थोड़ा सा वेल मैनेज्ड लिखता हूं वैसे तो, लेकिन क्या करूं, जगह कम ही पड़ जाती है मेरे लिए, बड़ा दिक्कत है हमारे साथ ही। मैं ट्राई करता हूं मैं वेल मैनेज लिखूं। ठीक है, हाँ, तो बात सुनोगे बच्चों? ठीक है, मेरी बात सुनोगे? मेरी बात सुनोगे? जगह बनाने की कोशिश में कि ये कहां आ गए हम। देखो,
जगह बनाने की कोशिश तो पूरी है जी। नहीं नहीं, जगह नहीं बन पाई, यहाँ पे इसको ऊपर रखना पड़ेगा वरना गड़बड़ हो जाएगी। रहने दो ऐसे ही, जैसे था वैसे ही रहने दो, उसको नहीं छेड़ते, ठीक है, नहीं छेड़ते उसको, नहीं छेड़ते, गलत बात है छेड़ना। चलो भाई आगे की तरफ चलते हैं। मैंने कहा मैं तुम्हें एक ऑब्जर्वेशन बताना चाह रहा था, बहुत ध्यान से सुनना उस बात को। मैंने कहा जब ये जो P मेरा है ना, P जब ये जहां है, ये जो P है मेरा अभी तो यहां पे है, जब ये यहां नहीं था, जब ये यहां नहीं था और ये यहां था, तो ये x, y भी यहां थे और थीटा 0 डिग्री था। इसका मतलब है cos थीटा की वैल्यू 1 थी, sin थीटा की वैल्यू 0 थी। नोटिस करा? दोबारा सुनना। मैंने कहा जब ये यहां था उस टाइम पे ये थीटा 0 था, जब ये इसके ऊपर था, जब ये ऐसे नहीं ऐसे इसके ऊपर था तो ये थीटा 0 था। ये थीटा बढ़ रहा है, 90 होगा, ठीक है, मतलब π/2 होगा, ये 180 मतलब पाई होगा, ये 270 मतलब 3π/2 होगा, मैंने कहा ये 360 मतलब 2π होगा, ऐसे चेंज होता रहेगा, ठीक है। मैंने कहा मैं कुछ ऑब्जर्वेशन यहां पे लिखने जा रहा हूं आप लोगों के लिए खास तौर पे। मैंने कहा कुछ ऑब्जर्वेशन, समय जरूर लूंगा बच्चों, लेकिन समझाऊंगा बेहतर यार, है ना। मैंने कहा कुछ ऑब्जर्वेशन मैं आप लोगों के सामने लिखने वाला हूं, बिल्कुल सामने में लिख रहा हूं बच्चों। मैंने कहा एक काम करते हैं, मैं इसको इरेज भी करूंगा अभी। मैंने कहा जब थीटा 0 डिग्री था तो जब साइन 0 था तब साइन की वैल्यू 0 थी, ठीक है, और कॉस की वैल्यू 1 थी। मैं 0 को पकड़ के चल रहा हूं। मैंने कहा यहां पे साइन 0 इसलिए था क्योंकि दूसरा वाला कोऑर्डिनेट साइन थीटा होता है, यहां 0 है। मैंने कहा साइन थीटा यहां 1 हो जाएगा, मेरे को तो 0 ढूंढना है। मैंने कहा साइन थीटा देखो यहां फिर 0 हो जा रहा है, फिर वापस घूम के यहां आऊंगा फिर 0, फिर घूम के आऊंगा फिर 0, मैं गोल गोल घूमता रहूंगा सर्कल में। 0 डिग्री पे साइन 0 0, साइन पाई मतलब 180 डिग्री पे साइन 180 डिग्री 0, इसके बाद वापस यहां तो पाई और पाई 2 पाई, तो साइन 2 पाई फिर 0, फिर और घूमो 180 डिग्री मतलब पाई और घूमो तो 2 पाई प्लस पाई 3 पाई, साइन 3 पाई 0, साइन 4 पाई 0, साइन 5 पाई 0, साइन 6 पाई 0, साइन 7 पाई 0, इंफिनिटी टाइम 0, मतलब साइन 100 पाई, 1 लाख पाई, 1.5 लाख पाई, सब 0। ऑब्जर्व किया? मैंने कहा मान लो मैं यहां पहुंचा और यहां से आगे को नहीं पीछे को आया, इस बार पीछे को। मैंने कहा 0 डिग्री से मैं माइनस पाई आ गया, माइनस पाई। मैंने कहा साइन माइनस पाई 0, माइनस 2 पाई 0, माइनस 3 पाई 0, माइनस 3 पाई के बाद 4 पाई, 5 पाई, माइनस के 6 पाई, 10 पाई, सब जगह साइन थीटा 0। तो मैंने ऑब्जर्वेशन क्या निकाली बच्चों, मैं एक निष्कर्ष पे पहुंच गया, मैं एक बहुत बेहतरीन निष्कर्ष पे पहुंच गया। मैंने कहा गलत कहा तो टोकिएगा प्लीज। मैंने कहा जो साइन थीटा होता है वो 0 होता है, गलत तो नहीं कहा, होता है कुछ कुछ जगह होता है। कहां होता है? मैंने कहा साइन थीटा 0 होता है जब थीटा n पाई होता है और n एक इंटीजर होता है। मतलब एक जनरलाइज स्टेटमेंट बोल दिया, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल गया मैं मजाक मजाक में। ये सुनोगे बच्चों, सुनोगे, ये बहुत अच्छी बात मैं कर गया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कर गया हूं आप लोगों से, ठीक है, आप लोग के सामने मैंने लिखा हुआ है। मैंने कहा साइन थीटा 0 होता है जब थीटा n पाई होता है, ठीक है। अच्छा, थीटा n पाई होने का मतलब होता है बच्चों, n पाई को कहते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। इसका मतलब मैं बताऊंगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। क्या कहते हैं? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई कहते हैं बच्चों उसको, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। दोबारा से मेरी बात बहुत ध्यान से बच्चों सुनोगे। मैंने कहा साइन थीटा 0 होता है जब थीटा n पाई होता है। n पाई मतलब n क्या है? इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? 0 से शुरू होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। मैंने कहा 0 डाल दो मतलब 0 पाई, 0 इंटू एनी नंबर 0। तो जब थीटा 0 डिग्री होगा साइन 0 होगा। मैंने कहा सही बात है। मैंने कहा 1 डाल दो n को, 1 इंटू पाई पाई, तो साइन पाई 0 होगा। मैंने कहा बिल्कुल चेक कर लो, साइन पाई यहां घूम के आओगे 0 होगा। 2 डाल दो 2 पाई, 2 पाई मतलब यहां से चलोगे यहीं वापस आओगे 2 पाई। मैंने कहा 0 होता है। 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 9 पाई, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स तक 0 होगा बच्चों। ठीक हो गया। मैंने कहा लेकिन -1 भी तो होता है, तो -1 इंटू पाई माइनस पाई,
मैंने कहा 0 डिग्री माइनस पाई मतलब नेगेटिव एंगल, एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहां पहुंचोगे, हाँ 0 होता है। -2 पाई -3 क्लॉकवाइज, चलो क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो एंगल बढ़ेगा, क्लॉकवाइज चल रहे हो एंगल नेगेटिव जाएगा। तो मैंने कहा सही तो लिखा है। अच्छा, कौन मल्टीप्लाई हो रहा है पाई से? इंटीजर, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। बहुत ही प्यारी बात है, बहुत ही प्यारी क्यूट सी बात है बच्चों। मैथ्स में बहुत प्यारी प्यारी बातें होती हैं, उनमें से ये एक बात है। बात क्लियर है बच्चों? ठीक हो गया। थोड़ा सा टाइम की कमी के कारण बच्चों ज्यादा वीडियो नहीं बना पाते, वरना बहुत बेहतरीन बेहतरीन वीडियो बना सकते हैं। ऑफलाइन क्लास ये वो बहुत बवाल होते हैं, उसके चक्कर से थोड़ा टाइम नहीं निकल पाता है, ठीक है ना। ये अब जैसे वीडियो शूट कर रहे हैं, सीधे क्लास का टाइम होगा, रात तक क्लास पढ़ानी है, यही दिक्कत है। सोचते हैं कभी कि क्लास में रिकॉर्ड कर लें क्लास को, लेकिन वो क्लास रिकॉर्ड करके उसमें बहुत डिस्टर्बेंसेस होते हैं, बीच में बच्चे होते हैं, ठीक है। किसी भी बच्चे को ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी हो बच्चों, वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। यूट्यूब से हमारी मेल आईडी मिल सकती है, ठीक है। और हमारा हल्द्वानी में कोचिंग है बच्चों, बाकी ऑनलाइन क्लास भी हम अवेलेबल करा सकते हैं, ठीक है ना। बाकी वीडियोस तो हम डाल ही रहे हैं। क्लास 11th और 12th की वीडियोस तुम्हें फिजिक्स की रिजवान सर के चैनल में, नीट IIT JEE की वीडियोस रिजवान सर के चैनल में, चैनल होगा रिजवान खान फिजिक्स करके डालना हमारे साथ। आपको, आप जब वीडियो देखोगे आपको सेम सेटअप दिखाई देगा बच्चों, सेम जगह पे हम लोग वीडियो बनाते हैं। और रिजवान सर बहुत अच्छी फिजिक्स पढ़ाते हैं बच्चों, उनसे भी ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ने के लिए बच्चों आप कांटेक्ट कर सकते हो। आप हल्द्वानी के बाहर से हो तो ऑनलाइन क्लास हो सकती है। किसी को नीट की, मान लो कहीं से आप बाहर कोचिंग कर रहे हो, आपको दिक्कत होती है, तो आप उनसे डाउट क्लासेस भी ले सकते हो, ठीक है ना। बहुत कम फीस में हम लोग ऑनलाइन क्लास आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं बच्चों, एक जनरलाइज स्टेटमेंट और लिखने वाले हैं। अब हम लिखने वाले हैं बच्चों कॉस थीटा के लिए। मैंने कहा कुछ भी हो, कॉस थीटा भी 0 कहां होता है ये तो मैं पता लगा के रखूंगा। मैंने कहा कॉस 0 यहां हो रहा है, यहां देखो पहला वाला कॉस 0। मैंने कहा यहां के बाद वापस नीचे, फिर यहां के बाद वापस ऊपर, फिर यहां के बाद वापस नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये क्या, ये देखो, ये है ना, समझ रहे हो बात आप। अब मेरी बात बहुत ध्यान से आप लोग सुनोगे। मैंने कहा ये है π/2, मैंने कहा उसके बाद मैं पाई और चलूंगा, π/2 में π/2 जोड़ूंगा, फिर π/2 जोड़ूंगा, π/2 पाई चलूंगा मतलब। तो π/2 में मैंने पाई जब जोड़ा तो मैं पहुंच गया 3π/2, फिर पाई जोड़ूंगा 5π/2, 7π/2। ये एंगल्स पता है क्या होते हैं? जैसे ये 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई ऐसे चलता है। ये 0 होता है कहां पे? π/2 मतलब 1π/2 पे। 3π/2 देखो, ऑड नंबर देखो, ऑड नंबर 5π/2, 7π/2, 9π/2। अच्छा, -π/2, -3π/2, -5π/2, ऑड मल्टीपल्स, ठीक है। तो मैंने कहा cos थीटा 0 होता है जब थीटा जो होता है ऑड मल्टीपल होता है बच्चों 2n+1। कैसे अभी समझाता हूं। 2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग टू इंटीजर। अच्छा सुनना, हाँ सुनना बच्चों, अच्छी बातें बता रहे हैं बच्चों, मैथ्स में बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं, और पसंद आ रही है तो दोस्तों को जरूर यूट्यूब में सब्सक्राइब करना, लाइक करना। कुछ डाउट होंगे तो मैसेज करना, उस पर्टिकुलर चीज पे दोबारा से वीडियो बनाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, रिप्लाई करेंगे, किसी तरीके से आपसे कांटेक्ट करेंगे हम, ठीक है। तो बच्चों ध्यान देना, ये जो नहीं, वो कुछ नहीं, यहां ध्यान दो बस 2 मिनट के लिए, ठीक है। देखो थीटा 2n+1 π/2, 2n+1 मतलब होता है ऑड मल्टीपल, इसको पढ़ते हैं बच्चों ऑड मल्टीपल। 2n+1 मतलब मल्टीपल किसका? π/2 का, ऑफ π/2, ठीक है। ऑड क्यों? n को 0 ले लो 1 आ जाएगा, खाली 1π/2। n को 1 ले लो 3 आ जाएगा, n को 2 ले लो 5 आ जाएगा, n को 3 ले लो, सॉरी हाँ 3 ले लो 7 आ जाएगा, 4 ले लो 9 आ जाएगा, चलते जाएगा। नेगेटिव भी ले सकते हो, इंटीजर है क्योंकि। तो cos थीटा π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 पे 0 होता है, और साइन थीटा n पाई पे 0 होता है। निष्कर्ष से निकला, टीचर आया क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने, थोड़ी पढ़ाई, कैसा पढ़ाते हैं स्कूल वाले आपको पता ही है, आके पूछने लगा साइन 100 पाई की वैल्यू बताओ। बच्चे पागल, अरे n पाई पे 0, साइन 100 पाई 0। अब कॉस की वैल्यू पूछने लगा, पूछ रहा है कॉस 99 π/2 क्या होता है? मैंने कहा 0, ऑड मल्टीपल 99 इज ऑड नंबर, मल्टीपल ऑफ π/2, cos 99 π/2 0 0। इतनी सी बात होती है बच्चों।
ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिखा है मैंने, दो बातें। अब तुम कहोगे tan, cosec, sec और cot भी होते हैं, चलेंगे उसकी तरफ। तब तक के लिए इसको अच्छे से नोट करो बच्चों। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नोट कर लो बच्चों। जल्दी नोट करो बच्चों, फिर आगे की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये लेंदी चीज है नोट करने के लिए, आई अंडरस्टैंड। आराम से आप लोग नोट करो, ठीक है। और बाकी मैं तुमसे कह रहा हूं बार बार, कुछ डाउट होते हैं तो हमें जरूर मैसेज करना बच्चों, ठीक है। वो यूट्यूब में कमेंट कर देना, हमें मेल कर देना, हम किसी ना किसी तरीके से आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। इतने बड़े आदमी नहीं है हम कि नहीं ढूंढ पाओ आप हमें, ठीक है। सबसे इजीली अवेलेबल हम ही हैं, ठीक है ना। सबसे इजीली मिल जाएंगे आपको हम। जल्दी नोट करिए बच्चों, चल रहे हैं बस कुछ मिनट्स के अंदर आगे को। चले बच्चों, उम्मीद करते हैं नोट कर लिया होगा। तो ये बातें दोबारा, दोनों बातें, दोनों निष्कर्ष, जो इस पूरे का निष्कर्ष सिर्फ इतना सा है। मैं चाहता डायरेक्ट रटवा देता, लेकिन आपको कभी समझ नहीं आता है सर ने लिखाया क्यों। भाई रटना नहीं है मैथ्स को, मैथ्स रट दी, मैथ्स अगर नहीं समझी तो मैथ्स तुम्हें खा जाएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। उस दिन मैथ्स तुम्हारी दुश्मन होगी। मैथ्स से मोहब्बत करो, मैथ्स से बहुत मोहब्बत करो, मैथ्स को समय दो। एक बार समय देना होता है मैथ्स को, फिर मैथ्स बहुत ईजी लगती है। और तुम मैथ्स, बच्चे कहते हैं सर ये मेरे जीवन में कहां काम आएगा। बच्चों मैथ्स इज नॉट फॉर रियल लाइफ पर्पस। मैथ्स हमें पढ़ाई जाती है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, कि क्विक डिसीजंस हम जब लेते हैं ना लाइफ में किसी भी चीज को। अब तुमने देखा होगा जो बच्चा तेज होता है, जो बच्चा अच्छा होता है ना, वो उसको कोई भी बात बोलो झट से उसका कोई सोल्यूशन निकाल के दे देता है, ठीक है। मतलब उसमें ये बता देगा हाँ ये ऐसे हो जाएगा। ये बस दिमाग की एक्सरसाइज करवा रहे हैं, काम तो आएगी। बीटेक करोगे कल को, पूरी ट्रिग्नोमेट्री काम आएगी। कल को इंजीनियर बनोगे, ट्रिग्नोमेट्री काम आएगी। जो तुम्हें एक्सपीरियंस होगा पढ़ के, उसी से तो तुम बातें बोलोगे। इसको इतने एंगल में रखो तो फोर्स मैक्सिमम लगता है। एंगल क्या है? ट्रिग्नोमेट्री तो है, फोर्स मैक्सिमम है ना। यही होता है बच्चों। तो चलते हैं बच्चों आगे की तरफ। पढ़ाई में ध्यान दोगे बच्चों, 11-12 बहुत पढ़ने वाली क्लासें होती हैं, ठीक है। सब कुछ छोड़ के, ठीक है, सब कुछ छोड़ के। और बाकी यार वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, घर के फोनों से सब्सक्राइब कर दो। जो बच्चे हों, क्लास 10th भी हम पढ़ाते हैं, है ना, क्लास 12th भी हम पढ़ाते हैं, ठीक है। और ये वीडियो तो क्लास 12th के बच्चों को भी भेज सकते हो। 12th के बहुत बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, ठीक है, उनको भी भेज सकते हो। कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, उसको बेसिक तो ट्रिग्नोमेट्री यही होती है बच्चों। कहानी तो यहीं से शुरू होती है ट्रिग्नोमेट्री। मैंने कहा निष्कर्ष क्या निकला? मैंने कहा निष्कर्ष ये निकला कि जो साइन थीटा होता है वो बराबर 0 होता है, जहां पे थीटा बराबर n पाई होता है और n एक इंटीजर होता है। मैंने कहा ये निष्कर्ष निकला था। उसके बाद मैंने कहा कॉस थीटा 0 होता है, जहां पे थीटा ऑड मल्टीपल 2n+1 π/2 होता है, कॉमा n एक इंटीजर होता है। मैंने कहा ये दो तो मैंने वहीं बता दिए थे तुम्हें। इसके बाद ना बच्चों जो बाकी हैं, साइन कॉस के बाद टेन थीटा, मैं उनके बारे में ये नहीं बता सकता वो कहां 0 होंगे कहां नहीं, ठीक है। मैं उनके बारे में बस ये बता सकता हूं कि वो किस चीज को बिलोंग नहीं करेंगे, मतलब क्या उनकी वैल्यू नहीं होगी। हम उसमें ये बात नहीं करेंगे कि वो कहां पे 0 होंगे, वो कहां पे 0 है। बस दो ही बातों में, दो ही जगह बात करनी है, साइन और कॉस पे। टेन थीटा पे क्या बात करेंगे, बहुत ही ध्यान से देख लो बच्चों। मैंने कहा टेन थीटा होता है बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैंने कहा टेन थीटा कहां पे डिफाइंड नहीं होगा, जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो गया। डिनोमिनेटर 0 हो गया, फ्रैक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा।
और जो चीज डिफाइंड ही नहीं है तो वो हमारे डोमेन में आएगी नहीं ना, समझ रहे हो? वो चीज डिफाइंड नहीं है तो वो तो हम लेंगे ही नहीं। तो उसका मतलब है cos थीटा जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब ये नहीं बताओ cos थीटा जीरो नहीं होना चाहिए, ये बताओ कि थीटा क्या नहीं होना चाहिए। थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू, जहां पे cos जीरो हो जाता है वो नहीं होना चाहिए। यहीं पे जीरो होता है, cos चेक कर लो, n बिलोंग टू z। तो इसका मतलब है हमें tan थीटा के बारे में ये नहीं बताना होता वो कहां जीरो होता है, हमने tan थीटा का फॉर्मूला लिखा और थीटा क्या नहीं हो सकता ये बताना है। उसके अलावा थीटा कुछ भी हो सकता है वहां, इसके अलावा कुछ भी ले लो। साइन कॉस tan के बाद बारी आएगी बच्चों कोसेक थीटा की। कोसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है और डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। साइन जीरो कहां पे होता है? थीटा इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z पे। उसके बाद साइन कॉस tan कोसेक के बाद बारी आती है सेक थीटा की। सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। मैंने कहा कॉस कहां जीरो होता है? टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे, कॉमा n बिलोंग्स टू z। सेक के बाद साइन कॉस tan कोसेक सेक के बाद लास्ट बचता है बच्चों कॉट थीटा। वो बराबर होता है बच्चों कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मैंने कहा थीटा क्या नहीं होना चाहिए? जहां पे साइन जीरो होता है। साइन जीरो कहां होता है? n पाई पे, n बिलोंग टू z। ठीक है, क्या समझे बच्चों? ये समझो कि बस साइन और कॉस में बताना होता है वो कहां पे जीरो होते हैं, वो मैंने तुम्हें डायग्राम से दिखाया। बाकी सब में ये बताना होता है कि वो क्या नहीं लेने, वो क्या नहीं लेने, इतनी सी बात वहां पे बतानी होती है। ठीक है, प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े क्लास 10th के। उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी क्लास 10th की। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ी। उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े, उसमें हमने ऑब्जर्वेशन निकाले दो। उन दो ऑब्जर्वेशन से मैंने बहुत सारे 4 ऑब्जर्वेशन और निकाल दिए। इसी से मेरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज निकलेगी अभी, हाँ, कि कहां पे वो डिफाइंड होता है, कहां पे नहीं होता है, डोमेन और रेंज उसी से निकलती है। इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ बनाने धीरे धीरे सीखेंगे, अभी नहीं। पहले तो मैं इसमें तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में, और उसके बाद अगले लेक्चर में सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म, इनके डेरिवेशन, तो उनके डेरिवेशन भी कराऊंगा। उसके बाद मैं तुम्हें एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, वही वाला जो अभी मैं तुम्हें बोला, ठीक है, वो उसके बाद पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें। फिर एक लास्ट में मेजरमेंट ऑफ एंगल, जो सबसे पहला टॉपिक एनसीईआरटी में, वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग। प्लीज बच्चों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। मैंने बहुत मेहनत से हम लोग लेक्चर बनाते हैं अपने टफ शेड्यूल से, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, ठीक है, मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पूरी वीडियो देखा करो, वीडियो को अपने सीनियर जूनियर, चैनल को अपने रिलेटिव्स इधर उधर करो। इंस्टाग्राम में हम वहां पे भी बहुत जल्द एक मिनट की वीडियो डालने वाले हैं, जिसमें बोर्ड्स के लिए आपकी अच्छी प्रिपरेशन कराएंगे, 12th वाले बच्चों के लिए, 10th वाले बच्चों के लिए, ठीक है। हम थोड़ा टाइम और एक्स्ट्रा निकालने की सोच रहे हैं रात के समय, और जैसे जैसे आप लोग एग्जाम आएंगे तो हम यूट्यूब में लाइव आने की शुरुआत भी करेंगे। 1-1.5 महीना लगातार आप लोग के साथ हम भी संघर्ष करेंगे, ठीक है। लास्ट ईयर हमारा ये ऑनलाइन न्यू था, तो मैं बहुत संघर्ष नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को चीजें आती भी नहीं थी। अब मैं थोड़ा यूज टू होने लगा हूं इन बातों को, ठीक है। और बाकी इंस्टाग्राम में ये हमारा नाम आप डालोगे, हमने नाम नीरज रुवाली करके हमारा नाम है, चैनल का भी यही नाम है हमारे, तो इस नाम से मैं तुम्हें इंस्टाग्राम में भी मिल जाऊंगा। वहां पे कनेक्टिविटी इजी होती है। आपको कुछ डाउट पूछने हैं, कोचिंग के बारे में पूछना है, अपने करियर से रिलेटेड कुछ पूछना है, कॉलेज एडमिशन से रिलेटेड कुछ पूछना होगा, तो हमारे पास करियर गाइडेंस की भी सुविधा है। हमारे पास तमाम कॉलेजेस के एडमिशन सेंटर्स हैं, जिससे कि हम बच्चों को अच्छा डिस्काउंट्स दिला देते हैं वहां पे आपकी फीस में ना। आपको कुछ हमें इंसेंटिव आता है, वो हम आपको लौटा भी देते हैं, ठीक है। उसमें हमें दिक्कत नहीं होती क्योंकि हमारा मेन काम पढ़ाने का है, वो नहीं है, तो उसमें हम बच्चे को वापस कर देते हैं। तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है। हैव अ गुड डे।